टीबी का सबसे बड़ा जो लक्षण जो देखा गया है वो यही है कि खांसी लंबे समय से अगर चल रही है आपको, तो सोच लेना चाहिए कि टीबी की संभावना हो सकती है। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से अधिक अगर खांसी है तो हमें मतलब टीबी के लिए जांच करवानी बहुत ज़रूरी है, करवानी चाहिए। भी अगर हम आंकड़े देखते हैं तो 7 साल में 125% मामले बढ़े हैं। और ये मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ कि 2017 में 38,000 केसेस थे हमारे पर ईयर, जो 2024 में लगभग 86,000 पे पहुंच गए हैं। तो ये मामले इतने बढ़ कैसे रहे हैं? अगर बच्चा कोई ठीक से अकॉर्डिंग टू एज हाइट नहीं निकाल रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो हमें उसमें डाउट रखना चाहिए कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी जाँच करवानी चाहिए बच्चे की। कहीं मान लो लिम्फ नोड है, कहीं गर्दन में टीबी है या कोई आँख में है या कोई हम्म। कहीं लिम्फ नोड है या तो उन पेशेंट्स में ज़्यादातर कोई लक्षण आते नहीं है लिम्फ नोड वाले पेशेंट्स में। टीबी का ऐसा कहते हैं कि फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, छींक के थ्रू, बातों के थ्रू ऐसे। तो उस जी हाँ। संक्रमण को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मान लो घर में एक इंसान को टीबी है, कोई घर में 24 घंटे मास्क लगा के तो नहीं रह सकता, तो वो घर वाले कैसे बचेंगे? एक परिवार में तो पूरे में फैल ही जाएगी वो। लेडीज में एक इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा रीज़न देखा गया है, टीबी। कुछ बोलते हैं कि भई दही नहीं खानी चाहिए, लस्सी नहीं हुँ। खानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती दही लस्सी खाने से, तो उसको ज़रूर खानी चाहिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर टीबी के पेशेंट के लिए ऐसा कोई परहेज़ के लोग इलाज नहीं करवाते थे, घर में पट्टे रखते थे हुँ। कि भई ये तो इसको भुगतना ही है, इसको ये तकलीफ है, ये तो कोई देवी-देवता का प्रकोप है, इसको कहीं हुँ। नहीं ले जाओ, कोई इलाज मत करवाओ। और टीबी के बुखार की खास बात ये है कि ये लगभग शाम के टाइम में ये बुखार आता है। दिन में सुबह आदमी ठीक-ठाक उठता है, दिन में हुँ। काम ज़रिया भी कर लेता है अपना। इवनिंग आवर्स में ये हल्के टाइप का बुखार, थकावट टाइप का ऐसा महसूस होता है। कहीं लीवर पे थोड़ा इफ़ेक्ट आ जाता है टीबी की हुँ। दवाइयों का, किडनी पे भी इफ़ेक्ट आ जाता है। तो अगर दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट है तो पहले हमें जाँच करवा लेनी चाहिए उसकी। हुँ। नमस्कार, आज वर्ल्ड टीबी डे है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। आम भाषा में बोलूँ तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को खाँसी ज़्यादा आती है। कई बार खाँसी के साथ खून भी आता है। और ये बीमारी सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के जिस हिस्से को प्रभावित करती है, जिस पे इफ़ेक्ट डालती है, वो होते हैं हमारे फेफड़े। पिछले कुछ सालों में देखें तो टीबी के मामलों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो एक चिंता का विषय है। अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो 2023 में मामले थे 25 लाख, जो 2024 में बढ़कर सीधा 26 लाख हो गए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीबी मुक्त अभियान भी शुरू किया था। ये अभियान शुरू हुआ था 7 दिसंबर 2024 से और ये आज खत्म हुआ है 24 मार्च 2025 को। 100 दिन का ये अभियान था, नाम था टीबी मुक्त इंडिया। आज इसी बीमारी के सिलसिले में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड डिप्टी जी। सिविल सर्जन डॉक्टर टीसी तंवर। ये टीबी के स्पेशलिस्ट हैं और फिलहाल ईसीएचएस में भी कार्यभार देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि टीबी की जो ये बीमारी है ये कैसे होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और इसका क्या इलाज है, क्या वाकई में कभी इंडिया या पूरा देश टीबी फ्री हो सकता है? इन सभी प्रकार की बातों पर हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, शुरुआत सीधा करते हैं कि टीबी होती कैसे है? देखिए मैडम, नमस्कार पहले तो पूरे सभी दर्शकों को। और आपने जो मुझे ये मौका दिया लोगों से थोड़ा-सा टीवी के बारे में बताने के लिए, जागरूक करने के लिए या जो जितना मुझे नॉलेज है, उस बारे में कुछ हम चाहें कि समाज को कुछ टीबी के बारे में पता लगे, जी। ताकि ये टीबी की बीमारी को हम भगाने में, इसको ख़त्म करने में सरकार का सहयोग करें और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका हुँ। सपना साकार करें। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि टीबी एक पहले समय में जब बहुत समय साल पहले आजकल मतलब आज से लगभग समझ लीजिए आप 150 साल पहले हुँ। टीबी को एक पुराने कर्मों का, पुराने जन्मों का फल समझ के इसको बीमारी को माना जाता था कि पुराने कर्मों का फल है। लेकिन 1862 में
हमारे जो एक जर्मन जर्नल जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हुए हैं, जी। उन्होंने बताया कि टीबी कोई ऐसा अभिशाप नहीं है, कोई ऐसा पुराने कर्मों का फल नहीं होता है। एक हुँ, एक बैक्टीरियम से होने वाली एक बीमारी है, जो कि 1882 में 24 मार्च के दिन उन्होंने ये अनाउंस किया था कि टीबी एक बैक्टीरियम से होती है, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। जी। और इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन से ही ये टीबी की बीमारी शरीर में होती है, और इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का शरीर में एंटर होने का एक साँस के ज़रिए ही एक चैनल होता है, हुँ, इसीलिए हमारे फेफड़े ही इस बीमारी में ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं। जी। फेफड़ों में ये बीमारी पहले होती है, उसके बाद शरीर के किसी भी हिस्से में ये कीटाणु जाकर अपनी हुँ, जगह बना सकता है, बीमारी कर सकता है। तो ये टीबी की बीमारी जो है एक माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम है, उसके इन्फेक्शन से ये बीमारी होती है शरीर में, और ये बैक्टीरियम कहीं भी हो सकता है। इस बीमारी की जब हम बात करते हैं तो इसके शुरुआती लक्षण बताए जाते हैं, खाँसी ज़्यादा होती है, कफ़ आता है, ये सब। जो आजकल आम खाँसी है, अगर हम कोरोना के बाद भी बात करते हैं, तो वो तो खुद काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है। तो आइडेंटिफ़ाई कैसे करें कि ये खाँसी टीबी हो सकती है या ये खाँसी टीबी नहीं है? और किस स्टेज पे जाके हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, टीबी पेशेंट का जो हम सोच सकते हैं कि किसको टीबी हो सकती हुँ, है या मुझे टीबी हो सकती है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं। हुँ, टीबी का सबसे बड़ा जो लक्षण जो देखा गया है, वो यही है कि खाँसी लंबे समय से अगर चल रही है आपको, तो सोच लेना चाहिए कि टीबी की संभावना हो सकती है। 2 सप्ताह या 3 सप्ताह से अधिक अगर खाँसी है, तो हमें मतलब टीबी के लिए जाँच करवानी बहुत ज़रूरी है, करवानी चाहिए। टीबी के खाँसी के साथ-साथ बुखार भी आता है। हुँ, बुखार इसलिए अगर शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो बुखार आ जाता है, और टीबी के बुखार की ख़ास बात ये है कि ये लगभग शाम के टाइम में ये बुखार आता है। दिन में सुबह आदमी ठीक-ठाक उठता है, दिन में हुँ, काम ज़रिया भी कर लेता है अपना। इवनिंग आवर्स में ये हल्के टाइप का बुखार, थकावट टाइप का ऐसा महसूस होता है, और इसलिए लोग इसकी परवाह भी कम करते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है। दूसरा ये है कि खाँसी के साथ खून भी अगर आ रहा है आपके हुँ, हुँ, बलगम में, तो हमें संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है टीबी होने की। उसके साथ-साथ टीबी की गाँठें भी देखी गई हैं, गर्दन में हो जाती हैं, पेट में हो जाती हैं, फेफड़े छाती में हो जाती हैं, काँख में हो जाती हैं। अगर टीबी गाँठें हैं किसी के गर्दन में, काँख में, तो इस तरह के पेट में अगर हुँ, दर्द हुँ। रहता है ज़्यादा लंबा, और पानी भी भर जाता है टीबी की वजह से, फेफड़े के में छाती में भी पानी भर जाता है, पेट में भी पानी भर तो जाता है। मैक्सिमम पेशेंट के ये सेम सिम्पटम्स होते हैं या किसी में होते हैं, नहीं, किसी में नहीं होते? किसी में खाँसी मिलेगी, फ़ीवर सभी में मिलेगा लगभग, हुँ, भूख की कमी सभी पेशेंट्स में हो जाती है, जी। और भूख अगर कम हो जाएगी, आदमी ठीक से नहीं खाए-पिएगा, हुँ, तो उसको वज़न भी उसका कम हो जाएगा, वीकनेस तो आ जाएगी। वीकनेस आ जाएगी। और ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट टीबी की वजह से उसमें वीकनेस भी आएगी, और अगर पेशेंट वीक है, तो भी उसको टीबी की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादातर हमारे शुगर के पेशेंट्स जो होते हुँ, हैं, उनका थोड़ा-सा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, तो इसलिए उनसे बीमारियों को लड़ने की क्षमता थोड़ी कम हो हाँ, जाती अभी है। मैं भी देख रही थी कि डायबिटिक पेशेंट्स को, शुगर डायबिटिक और एक पेशेंट, एचआईवी जो एचआईवी पेशेंट हैं एचआईवी उनके लिए एचआईवी काफ़ी। पेशेंट्स का भी जो इम्यून सिस्टम हुँ, है, जो बीमारियों से प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जी। जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी ये कंपल्सरी कर रखा है, किसी भी टीबी का पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें उसका शुगर टेस्ट करवाना ज़रूरी है, हुँ, और एचआईवी टेस्ट करवाना ज़रूरी है, ताकि हम पता लगा सकें कि इसको क्यों हुई है टीबी। ट्रीटमेंट क्या है टीबी का? ट्रीटमेंट देखिए मैडम, ये टीबी कई तरह की टीबी होती है, हुँ, जैसे पल्मोनरी भी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है। दूसरा ट्रीटमेंट तो सभी पार्ट्स के लिए सेम ही है वैसे तो। इसमें टीबी की दवाइयाँ हैं, आजकल तो आरएनटीसी भी एक प्रोग्राम आया है हुँ, 2003-4 से शुरू हुआ था। इसके तहत हर पेशेंट को कभी दवाई के लिए ना नहीं करना पड़ता सरकार की ओर से। बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट, अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट अपना पूरा लेना चाहता है, दवाई के लिए कभी कोई कमी नहीं होती है। तो इसमें 2 महीने का एक थोड़ा इंटेंसिव फ़ेज़ होता है, जिसमें हमें दवाइयाँ ज़्यादा देनी होती हैं पेशेंट को। उसके बाद 6 महीने थोड़ी दवाई कम कर कर देते हैं। तो अब टाइप इसमें जैसे एक सिंपल टीबी होती है, हुँ, एक रेज़िस्टेंट टीबी होती है जी।
उसमें अगर सिंपल फर्स्ट टाइम किसी भी पेशेंट को अगर टीबी होती है, तो ऑलमोस्ट समझो कि वो ड्रग सेंसिटिव टीबी होगी। हुँ। उसके लिए जो हमारे टीबी की जो ऑर्डिनरी जो ड्रग्स हैं, उन दवाइयों से वो पेशेंट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टाइम पे दवाई लेगा तो। टीबी की दवाइयों की आपने बात की, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कई बार सूजन आ जाता है शरीर पे या ऐसी कोई तकलीफ़ें होती हैं जो शुरुआत में दवाइयाँ लेते हैं टीबी की? नहीं, दवाइयों की वजह से सूजन का कोई ऐसा नहीं है संभावना। हुँ, हाँ, ये हो सकता है कि टीबी की वजह से उसके अंदर शरीर में कमज़ोरी हो, प्रोटीन्स की कमी हो गई हो या कहीं लीवर पे थोड़ा इफ़ेक्ट आ जाता है टीबी की हुँ, दवाइयों का, किडनी पे भी इफ़ेक्ट आ जाता है। तो अगर दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट है तो पहले हमें जाँच करवा लेनी चाहिए उसकी। हुँ। और अगर लीवर में भी कोई उसका इफ़ेक्ट आता है तो हम दवाइयाँ थोड़ा-सा मॉड्यूलेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसके जी। हिसाब से वो दवाई उसको सही सूट करने लग जाती है। टीबी का ऐसा कहते हैं कि फैलती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में छींक के थ्रू, बातों के थ्रू ऐसे। तो जी उस हाँ। संक्रमण को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मान लो घर में एक इंसान को टीबी है, कोई घर में 24 घंटे मास्क लगा के तो नहीं रह सकता, तो वो घरवाले कैसे बचेंगे? एक परिवार में तो पूरे में फैल ही जाएगी वो। टीबी वास्तव में बहुत संक्रामक रोग है जी, हुँ, क्योंकि लंग्स में ये इन्फेक्शन होता है और जब हम साँस लेते हैं या ज़ोर से खाँसते हैं या जी। बात करते हैं, तो कीटाणु साँस के ज़रिए बाहर निकलते हैं हुँ, और वो किसी भी आदमी में अगर एंटर करते हैं, तो उसको संभावना है कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। जी। तो उसके लिए हमें यही है कि जो टीबी का जो पेशेंट है, जो जिसके बलगम में कीटाणु आ रहे हैं, हुँ, ओपन जो टीबी बोलते हैं जिसको, कुछ होते हैं जैसे पेट की टीबी है, ब्रेन की टीबी है, कहीं पानी भर गया है, तो उस पेशेंट्स में इन्फेक्शन स्प्रेड होने की संभावना कम होती है। लेकिन जो छाती वाले जो पेशेंट्स हैं, जिनमें बलगम बाहर निकल रहा है, जो खाँस रहे हैं, जी। उनसे संभावना ज़्यादा होती है। तो उनको सोचना चाहिए, उनको अपने बचाव के लिए भी हुँ, और घर वाले, परिवार वालों के बचाव के लिए भी उन्हें मास्क या कपड़ा कुछ लगा लेना चाहिए। खाँसी करते टाइम ज़रूर लगा लेना चाहिए। जी। और अच्छा है कि अपनी खुली जगह में रहें, ओपन एरिया में रहें। हुँ। अपने खुली खिड़कियाँ वगैरह खोल खोल कर रखें, हो सके तो अब अगर मौसम ठीक हो तो बाहर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है उनके लिए। और जिनको टीबी है, टीबी होते हुए जो लोग कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए स्मोकिंग कितनी खतरनाक है? देखिए मैडम, स्मोकिंग तो हर इंसान के लिए ही खतरनाक है। जी। तो जब लंग्स की बात आती है तो हुँ, उसमें स्मोकिंग तो 100% नुकसानदायी है और स्मोकिंग से खाँसी भी ज़्यादा उठती है, उसमें कुछ अंदर वियर टियर जो 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 टूट-फूट होती है लंग्स के अंदर, वो भी ज़्यादा होती है और उससे दूसरे आदमी को फैलने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा खाँसी होने से। हुँ। तो स्मोकिंग इज़ मोस्ट डेंजरस फॉर ये दीज़ पल्मोनरी पेशेंट्स, चाहे दमा के हों, चाहे अस्थमा के हों, चाहे टीबी के हों, चाहे कैसे भी पेशेंट, छाती वाले मरीजों के लिए स्मोकिंग तो बहुत हार्मफुल है। और जो ये टीबी होती है, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं कि अभी अर्ली स्टेज है, अभी मिडल स्टेज है, अभी लास्ट स्टेज है? हाँ, मतलब कि जो शुरुआती पेशेंट है, जो शुरुआती लक्षण अगर किसी को पता चल जाए, तो उसके लिए आसान होता है इलाज? हाँ, वो तो है ही। अगर सपोज़ बलगम जाँच करते हैं तो उसमें भी इसकी ग्रेडिंग है हुँ, कि कितने बैक्टीरियल लोड है पेशेंट का। अगर उसमें कम है, थोड़ा +1, +2 स्कैंटी और फिर मोस्ट डेंजरस होता है कि +3। हुँ, तो अगर स्कैंटी है या +1 है तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सिंपल शुरुआती टीबी है। तो उन पेशेंट्स का भी इलाज बहुत बढ़िया होता है और जो +3 हाईएस्ट ग्रेड के हैं, अगर ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट लेते हैं तो उनकी भी टीबी बिल्कुल ठीक होती है। वो डिपेंड करता है कि हम कितना रेगुलर, कितना पूरा हिसाब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो कितने परसेंट पेशेंट ऐसे हैं जो एकदम ठीक हो जाते हैं? परसेंटेज वाइज़ अगर हम देखते हैं तो मैडम ऑलमोस्ट समझिए कि आप ये 70-75% पेशेंट्स हमारे ठीक हो जाते हैं। तो कुछ डेथ रेशियो कम है इस बीमारी का? नॉन डेथ रेथ रेशो काफ़ी है, अच्छा है। हुँ, डेथ रेशो इसमें ऑलमोस्ट 5, 6, 7% डेथ रेशो हो जाती है मतलब टीबी। कुछ डिफ़ॉल्ट भी हो जाते हैं पेशेंट, ट्रीटमेंट भी छोड़ देते हैं, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए ज़्यादा हार्मफुल हैं, जो ट्रीटमेंट कंप्लीट पूरा नहीं लेते हैं। हुँ, उनको ट्रीटमेंट पूरा करना चाहिए, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए भी। और पहले यही रीज़न था कि दवाई ये बीमारी क्यों बढ़ रही थी कि अवेयरनेस कम थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मिलती थी टीबी की। अब तो जब से नया रिवाइज़ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आया है, हुँ, हुँ। इसके तहत तो हम गाँव-गाँव में हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर दवाइयाँ दे रही हैं पेशेंट्स को।
तो इसलिए पेशेंट्स का अब क्योर रेट काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया पेशेंट्स ठीक हो रहे तो हैं। जब आप गाँव देहात में जाते हैं तो वहाँ जाके ऐसा लगता है कि पेशेंट में अभी भी जागरूकता कम है, एज़ कम्पेयर टू अर्बन की नहीं, साइड आप आते अब हैं तो? पहले बीच तो देखो काफ़ी अच्छी अवेयरनेस आ गई है। हॉस्पिटलों में सब हमारा स्टाफ को भी ट्रेनिंग वगैरह अच्छी हुँ, दी होती है और सभी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर इनको अवेयर करते रहते हैं। तो ये भी गाँव में अपने घरों में जाकर के टीबी के पेशेंट्स वगैरह आराम से डिटेक्ट कर लेती हैं और उनका हुँ। ट्रीटमेंट करती हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं टीबी को कंट्रोल करने के लिए? सरकार की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं मैडम। 93 में आरएनटीसी रिवाइज़ नेशनल टीबी कंट्रोल पहले नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम होता था, हुँ, जो दो 1966 के आसपास शुरू किया था या 62 में शुरू किया था 1962 में। हुँ, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा टीबी हॉस्पिटल होता था। उसमें मेडिकल अफ़सर होते थे, लैब होती थी, सारा सब कुछ होता था। लेकिन हर पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं पहुँच सकता था। जी। इस वजह से ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कोई ही 5-10% लोग कंप्लीट करते थे। हुँ, अदरवाइज़ आधा-अधूरा ट्रीटमेंट लेकर वो ज़्यादा बीमारी को फैला रहे थे। तो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीटमेंट पूरा करने के लिए रिवाइज़्ड कंट्रोल प्रोग्राम चलाया सरकार ने। जी। उसके तहत हर पेशेंट को पूरी दवाई मिलती है, पूरा सुपरविज़न होता है। हर हुँ, हमारा फील्ड स्टाफ पेशेंट्स को सुपरवाइज़ करता है, देखता है। तो उससे अब हमारा टीबी के क्योर रेट काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि दवाई पूरी मिल रही है, दवाई अच्छी मिल रही है। तो उस हिसाब से अब टीबी काफ़ी काफ़ी कंट्रोल हो रही है। फिर भी अगर हम आंकड़े देखते हैं तो 7 साल में 125% मामले बढ़े हैं। और ये मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ कि 2017 में 38,000 केसेस थे हमारे पर ईयर, जो 2024 में लगभग 86,000 पे पहुँच गए हैं। तो ये मामले इतने बढ़ कैसे रहे हैं? ये आपका बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है मैडम। ये बढ़ इसलिए रहा है कि पहले हमारे पेशेंट्स का पता नहीं लगता था। हुँ, गाँव में, परिवार में किसको टीबी है। जैसे-जैसे जागरूकता फैली है, जैसे-जैसे अवेयरनेस हुई है, जैसे हमारे साधन बढ़े हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे हमारी टीबी की जाँच की सुविधा हो गई है, जी। एक्स-रे मशीन आ गई हैं। तो उससे जो हिडन जो पेशेंट्स थे, जो हुँ, हमारे हुँ। पता ही नहीं लगता था हमें कि घर में किसको टीबी है, परिवार में किसको टीबी है, वो लोग अब सरकार निकाल रही है उनको ढूँढ-ढूँढ कर जी। और उनका जब तक इलाज नहीं होगा, जब तक वो ऐसे ही फैलाते रहेंगे, तो ये टीबी नहीं बढ़ रही है, ये हमारी जागरूकता, हमारे प्रयासों से टीबी के पेशेंट्स निकल कर आ रहे हैं, हुँ। ताकि उनको ठीक किया जा सके और ये जो ट्रांसमिशन की जो चेन है, इसको जो खत्म किया जा सके। अगर ज़्यादा हम चेक करने लगेंगे, ज़्यादा टेस्ट होंगे तो क्या ये संख्या और बढ़ेगी आने वाले समय में? हाँ, ऑब्वियस वो तो बाकी अब मुझे नहीं लगता कि अब बढ़ेगी, क्योंकि अब मैक्सिमम बहुत अच्छी अप्रोच हो चुकी है। हर गाँव में, हर कस्बे में टीबी की सारे साधन सुविधा सब मतलब हॉस्पिटलों में सारी सुविधा हो गई है, हुँ। लैब टेस्ट वगैरह। तो अब तो जहाँ तक मेरा मानना है कि टीबी जागरूकता और डिटेक्शन में कोई कमी नहीं रही है। अब तो जितना जो पेशेंट्स हमारे ठीक होते जाएँगे तो शायद ये डाउन जाएगा। अभी हम जागरूकता की बात कर रहे हैं। एक इंसान को टीबी है, वो इंसान कब तक बिना इलाज के रह सकता है? मतलब अगर टेस्ट आप कह रहे हो ना कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि उन्हें टीबी है, तो कब तक एक इंसान को नहीं पता हो सकता है कि मेरे को टीबी है? कब तक रह सकता है वो बिना इलाज के? देखिए, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मैडम। अगर आदमी कोई हेल्दी है, अच्छा स्वस्थ है और उसको कहीं मान लो लिम्फ नोड है, कहीं गर्दन में टीबी है या कोई आँख में है या कोई हुँ, कहीं लिम्फ नोड है या तो उन पेशेंट्स में ज़्यादातर कोई लक्षण आते नहीं है लिम्फ नोड वाले पेशेंट्स में। ना फ़ीवर भी बहुत कम आता है, भूख-भाग भी ठीक लगती रहती है, तो वो चलता रहता है। लेकिन अगर पल्मोनरी टीबी है, फेफड़े की टीबी है हुँ। और उसमें उसको ज़्यादा फेफड़ा डैमेज होता जा रहा है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आदमी कितने दिन तक अपने उसको अल्टीमेटली उसको बीमारी की वजह से लक्षण तो आएँगे ही आएँगे। हुँ, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मैडम कि कितने दिन के बाद इग्नोर उसको कर सकते हैं आप। कर सकते हैं। तो टीबी है ये इस बीमारी का कोई अंत है? मतलब जैसे हम स्टोन की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, तो इलाज के बाद पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा कभी भी ये बीमारी हो सकती है। तो क्या टीबी परमानेंट खत्म हो सकती है या इन फ्यूचर दोबारा कभी भी इंसान को हो सकती है? इला मतलब बार-बार अपना रूटीन चेकअप उसे लेते रहना चाहिए?
नहीं, रूटीन चेकअप की तो आवश्यकता नहीं मैडम। अगर एक बार अगर किसी आदमी ने पेशेंट ने ट्रीटमेंट ठीक से हुँ, ले लिया पूरा कंप्लीट अपना और उसको कोई सिम्पटम नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो दोबारा संभावना काफ़ी कम रहती है, ऐसा नहीं है। हुँ, अगर सपोज़ कोई घर में कोई और कोई सोर्स है या कहीं से कोई इन्फेक्शन उसको लग जाए, तो फिर संभावना कई बार ये भी होता है कि पेशेंट के अंदर जो बैक्टीरियम जो चले गए, एंटर कर हुँ। गए, वो कई बार अपना इस तरह का कोई रूप धारण कर लेते हैं कि वो बॉडी के अंदर स्टैग्नेंट हो जाते हैं और पड़े रहते हैं। और जब कभी ओल्ड एज में या कोई और कोई शुगर की बीमारी हो गई या कोई और कोई इन्फेक्शन हो गया, एचआईवी हो गया, तो फिर वो दोबारा से वो अपना रूप गंभीर धारण कर लेते हैं। तो दोबारा रिकरेंस के चांसेस हो सकते हैं। जो एक बार लेकिन चांसेस यही है कि एक बार जिसने कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लिया उसकी संभावना कम ही रहती है। क्या किसी परिवार में टीबी जेनेटिक भी हो सकती है? जेनेटिक मैडम नहीं होती है बीमारी। जेनेटिक तो वो होती है जो जीन्स के थ्रू हुँ, एक-दूसरे से एक-दूसरे से हाँ, तो ट्रांसफ़र होती टीबी हैं। ऐसे हो हाँ, सकती है? परिवार में जेनेटिक नहीं कह सकते हम, ये हो सकता है कि एक परिवार में कोई सोर्स है, हुँ, सपोज़ कोई दादा है, ताऊ है, बुज़ुर्ग आदमी है और उससे बेटे को लग गई, बेटे से वाइफ़ को लग गई, वाइफ़ से बच्चों को लग गई। मतलब तो ऐसे पिता अ, से बच्चे में जाए वो ट्रांसफर वाली नहीं नहीं है। ब्लड ऐसे ऐसे ट्रांसमिशन जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। जी। बाकी जो टीबी के पेशेंट होते हैं, उन जब ऐज वाइज़ अगर उनकी हम बात करते हैं, तो जब उनकी ऐज बढ़ती है, तो क्या-क्या दिक्कतें बढ़ती है? जैसे अब यूथ में किसी को टीबी है, फिर एक टीबी आप ले लो 40 साल के किसी इंसान को है और फिर एक टीबी बुज़ुर्ग में है। तो समस्याएँ क्या-क्या बढ़ती हैं इनकी, ऐज वाइज़ अगर हम देखो, बात अगर करें तो? हम सोचते हैं एज वाइज तो अगर चाइल्डहुड में अगर बच्चों में हम सपोज करें टीबी का इन्फेक्शन है, हुँ, तो उनमें ज़्यादातर ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी उनकी, डेवलपमेंट नहीं होगी, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होएगी। बच्चा खेल में इंटरेस्ट नहीं लेगा, बच्चा टाइम पे खाएगा नहीं, इरिटेबल रहेगा। तो उससे क्या है कि उसकी फिजिकल एज़ वेल एज़ मेंटल ग्रोथ में असर पड़ेगा। हुँ, तो अगर बच्चा कोई ठीक से अकॉर्डिंग टू एज हाइट नहीं निकाल रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो हमें उसमें डाउट रखना चाहिए कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी जाँच करवानी चाहिए बच्चे की। बाकी या खाँसी वगैरह कोई सिम्पटम नहीं है, बस ग्रोथ नहीं हो रही है। हाँ, उसमें हो सकता है उसको खाँसी वाली टीबी नहीं हो, उसको पेट में कोई इन्फेक्शन हो, कोई हुँ, गाँठें हों पेट में कहीं टीबी हो, तो पेट वाली टीबी में तकरीबन खाँसी वगैरह नहीं होएगी, तो इन्फेक्शन तो उसको टीबी का। तो हुँ, इसलिए अगर ग्रोथ नहीं निकल रही है और वेट भी गेन नहीं हो रहा, पेशेंट खेलने में, कूदने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और अगर इरिटेबल है, टाइम पे खाता नहीं है, बच्चों के साथ खेलता नहीं है, तो इसमें हमें सोच लेना चाहिए कि बच्चे को कुछ संभावना हो सकती है इन्फेक्शन की। जो बच्चे होते हैं यंग जो अडल्ट जो हुँ, यूथ होता यंग है। यूथ होते हैं, उनमें चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन अगर स्मोकिंग करते हैं या कोई कोई डायबिटीज़ वगैरह कोई ऐसा हुँ, कुछ हुँ, एलिमेंट आ जाता है, तो इस एज में भी ये बीमारी और तकरीबन ग्रुप जो हमारा एज ग्रुप जो बच्चे जो कोई फैक्ट्री वर्कर है, कोई किसी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अगर एक बच्चे को किसी को या एक किसी यूथ को, किसी वर्कर को, किसी कंपनी के एम्प्लॉयी को अगर है, तो उससे दूसरे को थोड़ी संभावना रह जाती है। अदरवाइज़ ओल्ड एज में क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, हुँ। ओल्ड एज में ज़्यादा ये प्रकोप आता है टीबी का। हम खुद को बचा कैसे सकते हैं इस बीमारी से? बचाने के लिए मैडम सबसे पहले तो ये है कि हम अच्छा साफ-सुथरा पहने, साफ-सुथरा खाएँ हुँ, और हाइजीनिक ढंग से रहें और जो खाने में हम अपना बैलेंस ज़रूर रखें। प्रोटीन्स ज़रूर इस्तेमाल करें खाने में। प्रोटीन्स में हमारी दालें हो गई, चने हो गए, सोयाबीन हो गए, राजमा हो गया और ये हरी सब्जियाँ हो गई। प्रोटीन्स दूध, दही और अगर अंडे, एग्स वगैरह कोई लेते हैं नॉन-वेज वगैरह, तो ये अगर हम डाइट में रखेंगे, तो हमें संभावना काफ़ी कम रहेगी। टीबी पेशेंट को अपनी डाइट में क्या ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए? ऐसा तो टीबी पेशेंट्स के पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है। उसको सिर्फ़ अगर डायबिटीज़ है, हुँ, तो फिर उसको शुगर का कंट्रोल करना पड़ेगा।
डायबिटीज वाले तो वैसे भी शुगर डायबिटीज नहीं वाले खाते। को। अदरवाइज ऐसा कोई परहेज नहीं है। फास्ट फूड हाँ, वगैरह कुछ इनकी। बोलते हैं कि भई दही नहीं खानी चाहिए, लस्सी नहीं हुँ। खानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती दही लस्सी खाने से तो उसको ज़रूर खानी चाहिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर टीबी के पेशेंट के लिए ऐसा कोई परहेज वाली बात नहीं है। अच्छा, मिथ क्या-क्या है टीबी को लेकर? आप लोगों के बीच जाते होंगे तो ऐसे कुछ मिथ आते हैं सामने कि ये करने से ठीक हो जाएँगे, वो करने से ठीक हो जाएँगे? खैर मैडम आजकल तो अब इतना वो तो नहीं रहा। पहले ज़रूर था कि लोग इलाज नहीं करवाते थे, घर में पटके रखते थे हुँ, कि भई ये तो इसको भुगतना ही है, इसको ये तकलीफ़ है, ये तो कोई देवी-देवता का प्रकोप है, इसको कहीं हुँ। नहीं ले जाओ, कोई इलाज मत करवाओ। लेकिन अब लोग अवेयर बहुत हो गए हैं और जैसे इन्फेक्शन होता है या ऐसी कोई संभावना होती है, लेडीज़ में एक इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा रीज़न देखा गया है, टीबी। अगर जेनिटल ऑर्गन्स में नीचे जो हमारी जो ट्यूब्स जो होती हैं, हुँ। तो ट्यूब्स में अगर इन्फेक्शन हो जाता है टीबी का, ट्यूब्स ब्लॉक होने की वजह से ये इनफर्टिलिटी भी काफ़ी देखी गई है। इनफर्टिलिटी केसेज़ में भी हमें टीबी के लिए जाँच करवा लेना चाहिए ये तो लेडीज़ को। काफ़ी सही बात आपने बताई। हाँ, मैक्सिमम लोगों को शायद हाँ। पता भी नहीं होगा कि वहाँ भी टीबी हो सकती है। हो सकती है और काफ़ी इसमें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे देखे गए हैं। इनफर्टिलिटी में अगर किसी का अल्ट्रासाउंड में थोड़ा बहुत ट्यूब में इन्फेक्शन वगैरह मिला है हुँ। और वो 1-2 पेशेंट मेरे पास भी आए हैं, ट्रीटमेंट शुरू किया और उस ट्रीटमेंट शुरू करने के 2 महीने बाद ही उनको प्रेगनेंसी भी होगी, कंसीव भी होगी। तो इसलिए ये भी एक हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर इनफर्टिलिटी है, तो उसको कोई फ़ैलोपियन ट्यूब्स वगैरह की टीबी भी हो सकती है, जेनिटल टीबी हो सकती है। आज के टाइम में कौन-सी टीबी के मामले सबसे ज़्यादा हैं या आपके पास आते हैं? आजकल तो वैसे तो देखो सब तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं मैडम। लिम्फ नोड्स के भी काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। उनको ट्रीटमेंट करने में भी थोड़ा लिम्फ नोड्स वालों को थोड़ा लंबा कई बार ट्रीटमेंट देना पड़ जाता है। और लंग्स के तो हैं ही। हुँ। कुछ पानी भी के भी पेशेंट्स आते हैं जो छाती में पानी भर जाता है, पेट में पानी भर जाता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ये इनफर्टिलिटी और ट्यूब ट्यूब जो टीबी है, हुँ। ये भी काफ़ी आ ही रहे हैं। मिक्स्ड है ये कीटाणु ऐसा है कि किसी भी ऑर्गन को नहीं छोड़ता है। जी। जी। ध बाकी ये है कि जो सिंपल टीबी है उसका तो बहुत बढ़िया अच्छा ट्रीटमेंट भी है, सारा सब कुछ है। हुँ। अगर हम लापरवाह करते हैं ट्रीटमेंट लेने में, तो फिर रेजिस्टेंट टाइप की अगर टीबी बन जाती है, तो वो बड़ी जानलेवा एक प्रॉब्लम है। पेशेंट के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी और हमारे डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करने में भी उनके लिए प्रॉब्लम आती है। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा एक इस चीज़ के लिए शुरुआत कर रखी है कि किसी भी टीबी पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जो पॉज़िटिव है, उसको हम बलगम की जाँच करते हैं और उसमें ये पता लगाते हैं कि ये सिंपल टीबी है या रेजिस्टेंट टीबी है, हुँ। एमडीआर टीबी है। तो अगर शुरू में पता लग जाएगा पेशेंट का कि ये एमडीआर टीबी है, तो उसको सिंपल जो ऑर्डिनरी जो दवाइयाँ हैं, वो नहीं खानी पड़ेंगी। अदरवाइज़ तो अगर पेशेंट को हमने शुरू कर दी ऑर्डिनरी दवाइयाँ, उसको हुँ। है एमडीआर टीबी, तो 2 महीने खाएगा, 4 महीने खाएगा, उसके बाद फिर उसको ट्रीटमेंट ठीक नहीं होएगा, तो फिर अल्टीमेटली फिर उसको ड्रग रेजिस्टेंस टीबी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। तो पहले ही शुरू करने से पहले ही हम ये देखते हैं कि उसको सिंपल टीबी है या एमडीआर टीबी है। तो अगर एमडीआर टीबी है तो उसको एमडीआर का ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि वो ठीक हो सके। सिंपल ऑर्डिनरी दवाइयों से वो पेशेंट ठीक नहीं होगा।